नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती एक और घायल की मौत हो गई है और मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है, तो मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो मरने वालों की संख्या जो है वो 13 हो गई है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। पहले 12 ये संख्या थी और अब एक और घायल की मौत की जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से सभी घायल एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट है, जहां उनका इलाज जारी है और अब एक और घायल व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, अगर बात घायलों को लेकर करें तो एक और घायल की मौत हो गई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 पहुंच चुका है। ऐसे में जो अन्य घायल हैं उनकी हालत को लेकर क्या कुछ कहना है एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करें तो जो मरने वालों की संख्या है वो अब 13 हो गई है। एक और इंसान की मौत की जानकारी जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल से मिल रही है। उसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा था, लेकिन काफी गंभीर चोटें थीं, जिसके बाद उसकी मौत की खबर जो है वो अब मिल रही है। साफ तौर पर अगर बात करेंगे और भी मरीजों की, तो उनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा चोट जो है वो लगी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हाथ टूटा है या पैर टूटा हुआ है, तो वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन अगर बात करेंगे, क्योंकि ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि लोगों को दहशत जो है कहीं ना कहीं वो भी लोगों के अंदर बैठ गई है। आवाज इतनी तेज थी, उसका धुआं इतना ज्यादा था, और अगर असर की भी बात करेंगे तो कम से कम अगर 500 मीटर की दूरी तक उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी रिसेंट के इंसिडेंट की भी बात करें तो एक हाथ जो है वो 500 की मीटर की दूरी पर अभी भी मिला है, तो यानी कि बॉडी पार्ट्स अभी भी लोगों के आसपास के इलाके से मिल रहे हैं। और वहीं एक मृत्यु जो इंसान है उसकी एक और मृत्यु की खबर जो है वो मिल रही है कि एक और जो मृत्यु है वो इस मामले में हो गई है, तो यानी कि जो आंकड़ा है वो अब 13 पर पहुंच गया है। जी जी आरजू, दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने क्या कुछ कहा कि अभी भी कोई गंभीर हालत में इलाजरत है या सभी की हालत अब स्थिर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो एलएनजेपी में लगभग 20 के करीब लोग जो घायल हुए थे उनका इलाज जी। चल रहा है। और अगर उनकी तबीयत की बात करें तो उसमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा चोट जो है वो लगी हुई है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ज्यादातर लोग जो है वो स्टेबल कंडीशन में अब बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो सभी मरीजों को रखा जाएगा, उनका इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी सभी घायलों से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसके पीछे होगा उसको सजा मिलेगी, और जी डॉक्टर से भी बातचीत की है कि आखिर किस तरीके से हालात है, तबीयत जो है वो उन मरीजों की बनी हुई है। जी बिल्कुल। आरजू, आप स्थितियों पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। अब बुलेटिन में बात करेंगे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि इस मॉड्यूल का संचालन जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ रेडिकलाइज्ड डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा था। इन डॉक्टरों ने अपनी व्हाइट कॉलर पहचान का फायदा उठाया। डॉक्टर होने के कारण इन पर शक कम होता था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। ये एनसीआर में बिना किसी बाधा के आ जा सकते थे। टेरर मॉड्यूल के संबंध में फरीदाबाद, अहमदाबाद और सहारनपुर में हुई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क टर्म की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस टर्म का मतलब है कि ऐसे लोगों का नेटवर्क जो पेशेवर और हाईली क्लासिफाइड सामान्य दिखने वाले हों और टेरर एक्टिविटीज में शामिल हो सके। समाज में इस बात को लेकर भी चिंता है कि शिक्षित होने के बावजूद कैसे कोई आतंकी बन सकता है, प्रोफेशनल्स कैसे रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं, और ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अनपढ़ आतंकियों के मुकाबले व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क भारत के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है? आतंकी संगठन फुट सोल्जर्स के बजाय डॉक्टर जैसे पेशेवर लोगों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
आतंकियों के लॉन्ग टर्म विजन ने उन्हें शॉक कर दिया है और भारत के लोग इससे कैसे बच सकते हैं, ऐसे कई बड़े सवाल उठते इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय भी है जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भारत में पनपता हुआ नजर आ रहा है और एक नहीं कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। आप देखिए किस तरीके से ये पूरी लड़ी जो है वो डॉक्टरों की गिरफ्तारी को लेकर देखने को मिली। मुजम्मिल को लेकर बात करें और जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया उमर, उसको लेकर बात करें, वो भी डॉक्टर। इसके बाद जो शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया वो भी डॉक्टर। और ऐसे में कई और डॉक्टरों की जो है गिरफ्तारी को लेकर जानकारियां सामने आई हैं। शाहीन के भाई को लेकर बात करें, वो भी जो है एक तरीके से डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो भी कर रहा था और वो प्रोफेसर था एक कॉलेज में, वो भी डॉक्टर। तो ऐसे में पूरा टेरर मॉड्यूल जिस तरीके से निकलकर सामने आया व्हाइट कॉलर का, इसको लेकर हर कोई हैरान है। तो वहीं लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। तो इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की वजह से एक परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है लोगों के बीच। लोग जो हैं वो चिंतित नज़र आ रहे हैं इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, इसको लेकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर लोग जो हैं वो बेहद चिंतित हैं, घबराए हुए भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से एक नया टेरर मॉड्यूल जो है वो भारत में पनपता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरीके से ये पूरा टेरर मॉड्यूल जो है वो भारत में अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट लगातार जारी किया हुआ है। लगातार छापेमार कार्रवाइयों को लेकर बात करें वो भी होती नजर आ रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नए चेहरे को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। देश भर में डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, ये एक बड़ी जानकारी है ये, और सबको हैरान करने वाली जानकारी भी है ये। दूसरी ओर देश भर में जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई, दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसी टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल दिल्ली में भी किया गया है। ये टेरर मॉड्यूल जो है, इसको लेकर बात करें, इसके संबंध फरीदाबाद, अहमदाबाद और सहारनपुर में हुई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से निकलकर सामने आए हैं। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की जो टर्म्स हैं बढ़ने लगी। पेशेवर और हाईली क्लासिफाइड, सामान्य दिखने वाले और टेरर एक्टिविटीज में शामिल नजर आए। मॉड्यूल का संचालन पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के रेडिकलाइज्ड डॉक्टरों ने किया। लेडी डॉक्टर शाहीन सईद को आतंकी संगठन फंडिंग होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। किसी आतंकी संगठन से फंडिंग थी, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। व्हाइट कॉलर पहचान का फायदा डॉक्टरों ने उठाया है। देश भर में डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ये जानकारी लगातार निकलकर सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से ये जानकारियां साझा की कि किस तरीके से पूरा एक नेटवर्क ये ऑपरेट किया जा रहा था, इस पूरे नेटवर्क ने लोगों को डरा कर रख दिया। अब कुछ सवाल हैं इंडिया न्यूज के, वो आपको बताते हैं। शिक्षित होने के बावजूद कैसे ये आतंकी बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स कैसे रेडिकलाइज्ड हो जा रहे हैं, ये सवाल नंबर 2 है। एक बड़ा सवाल है ये। सवाल नंबर 3 को लेकर बात करें, आतंकी संगठन डॉक्टर जैसे पेशेवर लोगों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों किया जा रहा है। अनपढ़ आतंकियों के मुकाबले व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क भारत के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है, यह भी सवाल है। सवाल नंबर 5, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा इस वक्त पनपता नजर आ रहा है, बनता नजर आ रहा है इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के माध्यम से। अब इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राजेश भार्गव जी जुड़े हैं जो कि पूर्व आईजी अधिकारी हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा प्रफुल्ल बख्शी जी आपका ही। जिस तरीके से एक नया टेरर मॉड्यूल भारत में खड़ा होता हुआ नजर आया है बख्शी साहब, और एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, किस तरीके से जो आम आतंकी हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल? प्रफुल्ल जी आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी सर, जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ये बहुत अचंभे की बात है भी और नहीं भी। अचंभे की बात क्यों नहीं है? क्योंकि इस आइडिया को पैदा करने वाले व्हाइट कॉलर वाले लोग थे जिन्होंने ये आतंकवादी का सिस्टम पैदा किया, इन स्पाइट ऑफ गुड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इसको मैनिपुलेट किया और गलेबल माइंड्स के ऊपर डाला। ये उनका कमाल था व्हाइट कॉलर का। बट व्हाइट कॉलर डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थे, मुल्लों की तरह के थ्रू वगैरह इन्होंने पूरा अपना नेटवर्क बनाया था और आप जैसे कह रहे थे गरीब के तबके के लोगों को ये इंसाइट करते थे। पर अब क्या हुआ, मैं हैरान तो मैं भी हूं, पर मैं इनको दाद देता हूं कि in spite of being educated, in spite of knowing what Islam actually is, they have fallen prey
मतलब उनके इंडोक्ट्रिनेशन इतनी तगड़ी है। इनफैक्ट क्रेडिट गोज टू द मुल्ला एलिमेंट कि वो इनको किस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट कर गया कि इनको ये काम करवा रहा है, और कहीं नहीं इस्लाम में रखा ये करो, फिर भी करा रहा है। तो आप सोच लीजिए ये पूरी संस्था, ये पूरी आइडियोलॉजी जो पैदा की गई है, अब वेदर इंडिया में पैदा की हुई है या सऊदी अरेबिया में पैदा की है, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। और इतनी ज्यादा बोलने की हमें जरूरत भी नहीं है, कई चीजें बोली नहीं जाती, ये आप देख रहे हैं और ये हो रहा है। अब इसको कैसे रोका जाए वो हम बता सकते हैं। उसको रोकने के तरीके हैं, सिंपल सी चीज है कि जब ये चीज हो रही होती है तो इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करता है। इस बार हमको इंटेलिजेंस की जो फील्ड इंटेलिजेंस को दाद देनी चाहिए कि इनको पता तो चल गया था बिल्कुल, पैसे डॉक्टर्स का, अल-फता यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ खबर आने लग गई थी, यहां तक तो मैं दाद देता हूं। पर इसके बाद में जब डायरेक्टली ये क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और गलती से पता चल गया कि पास एम्यूनिशन है, इतना आरटीएक्स वगैरह है, जब पता चल गया था तो उसके बाद में बड़ा काम होना था। मेरे को अच्छी तरह याद है, आप ही के चैनल में दिन को मैं डिस्कस कर रहा था ये डॉक्टर्स के बारे में, और शाम को ये ब्लास्ट हुआ, मैं 100 गज दूर था एक्चुअली रेड फोर्ट से, वहां पे ये हुआ। क्वेश्चन ये है कि इस टाइम हमको क्यों नहीं पता चला जी, इसकी बात हमें पता करनी पड़ेगी। ये हम तो देखेंगे कि जेईएम था, एलईटी था, कोई पार्टी थी, हमें उससे कोई मतलब इस टाइम नहीं है। हमें मतलब है हम क्यों चूके जी, हमको क्यों चूके और हमें क्या करना चाहिए था, क्या उचित स्टेप उठाने चाहिए कि ये गलती हम दोबारा ना करें, क्या हमारी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर सेल्फ एनालाइज करने की भी जरूरत है कि जो चूक हमसे हुई है उसे हम जी सर जी, हमारी इतनी एजेंसीज के बीच में तालमेल नहीं है जी। जब तक एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपका नहीं होगा, आपको ये दिन देखने पड़ेंगे दोबारा। आपने लजपत नगर देखा, आईएनए देखा था, पहाड़गंज देखा था, 8-8 फीट गहरे गड्ढे देखे, क्या चाहिए और देखने को, ये सब देख चुके हैं हम। ये कोई नई चीज थोड़ी देखी है हमने, ये रेड फोर्ट में जो हुआ ये बड़ी पुरानी चीज देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिस्टम पर भी कुछ सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आते हैं कि आखिर ऐसी क्या चूक रह गई कि इस तरीके से इतना बड़ा एक्सप्लोसिव जो है 2 साल से इकट्ठा किया जा रहा था, उसके बाद ये धमाका हुआ। राजेश भार्गव जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। राजेश जी, अगर जिस तरीके से यहाँ पर हाई स्किल्ड इस आतंकी नेटवर्क को लेकर बात करें, क्या राजेश जी माना जाए कि आतंक का एक नया चेहरा भारत में अभी पनप रहा है? देखिए, अगर हम इसको भारत के नजरिए से देखते हैं तो हाँ, ये एक तरह से नया है जी। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल दहशतगर्दी के नजरिए से देखते हैं तो ये कोई नया नहीं है। आप देखिए, जितने भी आईएसआईएस वाले थे वो सारे के सारे एजुकेटेड थे। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ वो भी एजुकेटेड था। इसको चलाने वाले चाहे जवाहिरी हो या शामा हो, दे वर ऑल एजुकेटेड वन। ऐसा नहीं कि वो कोई गरीब घर से आए हुए थे या उनको पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में जो अभी देखा है मैंने, ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कि इतने एजुकेटेड लोग उसमें शामिल हुए। ऐसा नहीं कि देखिए, इससे पहले जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड एजुकेटेड था, लेकिन वो इक्का दुक्का थे। लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने प्लान करके उनको रेडिकलाइज करके और उनका इस्तेमाल किया है, ये एक नया एंगल इसके अंदर आया है। देखिए, पहले क्या होता था, ये जो दहशतगर्द होते थे, ये इनको चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान है, इनको जो रेडिकलाइज किया जाता था, ये गरीब घर के होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, इनको कोई भी चीज दे करके और इनका दिमाग चेंज किया जा सकता था। मैंने खुद कई डायरियां पढ़ी हैं मिलिटेंट्स की, इंट्रोगेशन में भी मैं कहीं कहीं शामिल था। तो वहां पर उनको जो रेडिकलाइज किया गया वो इस तरह से कि भाई देखो, हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती है, मस्जिदें सारी तोड़ दी गई हैं और बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से उनको देते थे एक परसीव्ड सेंस ऑफ इनजस्टिस कह लीजिए या डिप्राइवेशन कह लीजिए, जिसको लेकर के वो उनको रेडिकलाइज करते थे, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते थे, उनको इस बात के लिए तैयार करते थे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ या दूसरे कौम हैं उनके खिलाफ में उठ के खड़े हों।
जी लेकिन वो एक तरह से फुट सोल्जर होते थे, उनका अपना प्लानिंग करने का काबिलियत उनमें नहीं होती थी। उन्हें जो बता दिया जाता था आकर के यहाँ कर देते थे, और उनकी लाइफ जो होती थी एक बार यहाँ आने के बाद या टेररिस्ट के रडार पे आने, एज ए टेररिस्ट रडार पे आने के बाद उनकी 6 महीना 1 साल की लाइफ होती थी और खत्म हो जाते थे। जी लेकिन ये जो अभी हमने जो व्हाइट कॉलर वाले लिए हैं, इनमें देखिए, उनमें और इनमें फर्क ये है, they are educated, they are intelligent, they can plan at a much larger scale. इनका कैनवस बहुत बड़ा होता है जो ये प्लान कर सकते हैं, जो दूसरे पहले होते थे उनकी प्लानिंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी। जी ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि नाउ अभी हमें उन लोगों से डील करना पड़ेगा जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास जनरल अवेयरनेस है, जिनको पता है कि किस तरह से पुलिस काम करती है या किस तरह से आम जो गवर्नमेंट मशीनरी है काम करती है। और इसलिए क्या है कि उनको हमें नजर में रखना बहुत जरूरी है। अभी जो बात चल रही थी कि इन एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, हाँ कहीं कहीं मिसिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल लैप्स होता है कोऑर्डिनेशन का। थोड़ा बहुत ही होता है, वन मैन अप वाली बात, ये इंफॉर्मेशन हमारी है, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी काम हुआ है, पता लगने के बाद एक 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 करके उनको तलाशा गया है, उनको चेक किया गया है, सारे उनकी प्लानिंग को देखा गया है। लेकिन यहां भी मैं एक कॉशन देना चाहूंगा कि अगर हम सोचते हैं कि हमने इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा मॉड्यूल ये हमारे सामने आ गया है। हो सकता है और ऐसे पता नहीं कितने मॉड्यूल घूम रहे होंगे, और एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उन्हें पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से अलग रखते हैं, ताकि अगर एक मॉड्यूल पकड़ा जाए या बस्ट हो तो दूसरे सेफ रहें। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये पूरी जो टाइमलाइन देखने को मिल रही है, उसमें हमने एक चीज नोटिस की कि जितने भी लोग पाए गए, या तो वो डॉक्टर या तो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए कहीं इर्द गिर्द पाए गए हैं। ये पूरा मॉड्यूल जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अलग अलग तरीके से, कोई आईटी सेक्टर का मॉड्यूल भी हो सकता है, जाहिर तौर पर हम एक आंकलन कर सकते हैं, कोई इंजीनियर मॉड्यूल भी हो सकता है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं ताकि अगर एक मॉड्यूल सामने आए तो जो दूसरे मॉड्यूल हैं, तीसरे मॉड्यूल हैं, वो काम करते रहें। बख्शिश साहब, मैं आपका रुख करूंगा दूसरी ओर। क्या सर यहां माना जाए कि पाकिस्तान और जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं वो भारत के अंदर यहां स्किल्ड जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? अभिषेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अभी नहीं कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। ये मैं आपको बता दूं, ये ना सोचिए कि कोई नई चीज हो रही है, तो ये बिल्कुल कर रहे हैं। और अब हमें पता चल रहा है धीरे धीरे, तो ठीक है। और नहीं पता चल रहा तो कोई हमारा पास टाल देंगे बात को हम। सारी बात ये है कि जब तक ये मॉड्यूल्स के कितने 15, 20, 25 हो, आपका काम करने का जो मेजर तरीका होना चाहिए, बेसिक एक होना चाहिए, उसमें तरीके में चेंज नहीं, आप उसको मैन्यूरेबल होना चाहिए तरीका। यू शुड बी अडेप्टेबल। जरूरी थोड़ी है कि आप स्ट्राइक करें लो लेवल, तो इंटरसेप्शन नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। आपको करने के लिए आपको जो संस्थाएं हैं, मैं रिपीट करता हूं, जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभिषेक जी आपकी चैनल पे कह चुका हूं, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी हैज टू बी अंडर वन बॉडी। एक बॉडी होनी चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, और सारी फोर्सेस इकट्ठी काम करनी चाहिए। हमें शर्म क्यों आती है इकट्ठा होने में? क्या हाँ ये कह देते हैं अरे हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमने उनको बता दिया, उनको बता दिया। मैंने कश्मीर में ट्रेनिंग कराई हुई है, मैंने देखा हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्स कहती है हमको पता होता टेररिस्ट वहां पे, हम बताते नहीं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये बड़ी छोटी सी बात है, क्रेडिट ले लीजिए, पर आपको पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? आपके यू हैव टू इवॉल्व न्यू मेथड्स, न्यू वेज, उसके लिए और ट्रेनिंग चाहिए होती है। देखिए, इसके लिए बिना ट्रेनिंग के काम नहीं होता। तो ये मैं मानता हूं हमारे लोग वेरी वेल ट्रेंड है, जो वेरी वेल ट्रेंड है उनको अपनी जगह लगाइए, क्यों नहीं लगाते? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमने इंटरनल डॉक्ट्रिन लिखी नहीं है अभी तक नहीं लिखा कि रिलीजियस टेररिज्म को, रिलीजियस डिविजिव फोर्सेस को कैसे ट्रीट किया जाए, हमने नहीं लिखा। आपको चाइना से पूछना पड़ेगा, इजराइल से पूछना पड़ेगा, आपको नहीं पता। ये बात आपका मतलब हम लोग को नहीं पता।
ये प्रॉब्लम है हमारी, और हमको शर्म आती है कहने में कि हमारी गलती है। ये गलती है, ये कब नहीं हुई है? जब लाजपत नगर का 8 फीट का गहरा गड्ढा हुआ था, यही कन्वर्सेशन चल रही थी, कोई चेंज नहीं था। देखिए, जो इंटेलिजेंट जो लोग ने जिन्होंने इस बात को पैदा किया, अब वो इस बात पे उतर आए हैं क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन उनकी इतनी पक्की हो गई है। अब उनको वो कन्विंस हो गए हैं और उनको बता दिया गया तुमको पैसा नहीं आएगा जब तक तुम ये नहीं करोगे। ये सब पैसे के पीछे कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनको डिग्री किसने दी, कैसे दी उनको, ये भी चेक करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन वहां चलेगी, तब पता चलेगा आपको कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा सोच, जिसकी ये सोच है वे आई अप्रिशिएट कि उसने बड़ा भारी सोच निकाली है कि अब डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, अब देखिए और कौन बच गया है। अब वेरी सून मेरे जैसा आर्मी ऑफिसर वगैरह ये भी करने लग जाएंगे, क्योंकि करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारी संस्थाओं को पता चलना चाहिए कि ये हो रहा है और हमें एंटिसिपेट करना चाहिए था कि ये होगा, क्यों नहीं होगा, अरे और आगे भी होगा, ये भी हमें एंटिसिपेट करना है। हम सोच रहे कहानियां खत्म हो गई, सॉरी, कहानी खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी। इसलिए कि हम रिलक्टेंट। बिल्कुल बख्शी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी आगे भी चलती रहेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और एक गंभीर सवाल भी बना हुआ है। राजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी, राजेश जी, अगर इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर बात करें, जिस तरीके से बख्शी जी ने जिक्र किया, उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने जिक्र किया समन्वय का, कि जो हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनमें समन्वय नहीं है। क्या राजेश जी, आपको भी लगता है कि समन्वय नहीं है? और अगर ये समन्वय स्थापित किया गया, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया, तो ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं? देखिए, समन्वय तो खैर ये बात ठीक है कि जो आपस का कोऑर्डिनेशन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले मैंने अभी ये भी कहा था कि जो भी इंट एजेंसीज हैं या जो भी इसमें काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक अनचाहे एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं वन अपमैनशिप। यानी कि अच्छा, ये इंफॉर्मेशन मेरी है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, तो मैं इसको अपने पास दबा करके रखूंगा, बचा करके रखूंगा, और समय आने पर मैं ही इसको आगे खोलूंगा। ये बात सही है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसको हम आउटराइटली नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है, दिल्ली में भी रह करके वहां पर जो इंट की मीटिंग होती है उसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंफॉर्मेशन कितनी शेयर की गई और किस लेवल पे शेयर की गई और उसके ऊपर आगे एक्शन क्या हुआ। जब तक इसके लिए कोई पॉलिसी, जैसे कहा अभी बख्शी साहब ने, कि इसकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि अभी कोई उन्होंने पॉलिसी तैयार की है या नहीं की है, लेकिन फिर भी देखिए कि इतना अगर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इस टेरर मॉड्यूल को हमने कैसे तोड़ा। इसमें एक नहीं, कई एजेंसी इन्वॉल्व थी, जेएनके पुलिस भी थी, हरियाणा पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी, ये सारे थे जो काम कर रहे थे। और इसके पीछे जो दूसरी एजेंसी थी वो भी थी जो कि इसको इनपुट दे रहे थे या इनपुट के ऊपर आगे काम कर रहे थे। अगर ये नहीं होता, अगर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो होता, तो शायद ये जो मॉड्यूल था इसने कई जगह पर ब्लास्ट कर दिया होता और इस समय पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ होता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, देखिए, आम पब्लिक को नहीं पता लगती कि सिक्योरिटी एजेंसीज, या रादर मैं कहूं कि जो इंट एजेंसी है वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब 200 इस तरह के घटनाओं को इंट एजेंसीज ध्वस्त कर देती है, तब जाकर के एक कहीं कोई ऐसा होता है जिसमें कहीं चूक हो जाती है, कह लीजिए, या हर आदमी के ऊपर नजर नहीं रखी जा सकती, तो इस तरह की घटना होती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर था, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप इस बीच जाहिर तौर पर कई सारी चीजें जो है वो हमें भी अपने तंत्र में मजबूत करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद ही गंभीर मसला है। बहुत शुक्रिया दोनों का आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।